Hello everyone, welcome to my channel. Today we will study the Democratic Republic of Congo, the land of dense forest. Now we start. तो आज हम लोग चैप्टर 7 डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के विषय में पढ़ेंगे। पहले जानते हैं कि कोंगो क्या है। कोंगो अफ्रीका का एक देश है जिसमें बहुत घने जंगल पाया जाता है और यहाँ के विषय में मतलब यहाँ के जनजाति कैसे हैं, यहाँ किस तरह का फसल उगाए जाते हैं, ये किस यहाँ का ये लोकेशन इसका क्या है, इसके बाद यहाँ का क्लाइमेट, वेजिटेशन आदि हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे और लाइक शेयर भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो वाज अर्लियर नोन एज जेर। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो को पहले पुराना नाम क्या है? जेर है। इट्स कैपिटल इज़ किंशासा। इसका कैपिटल, इसका राजधानी किंशासा है। इट लाइज इन द इक्वेटेरियल रीजन। यह इक्वेटेरियल रीजन पे मतलब यह इक्वेटर के आसपास में है। मेनी कंट्रीज लाइक ब्राज़ील, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, मलेशिया, इंडोनेशिया आर लोकेटेड इन दिस रीजन। मतलब ये जो इक्वेटोरियल रीजन पे बहुत सारे कंट्री है, जैसे हो गया मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। लेट अस लर्न मोर अबाउट द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो टू गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट हाउ क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ ए रीजन इन्फ्लुएंस द लाइफ स्टाइल ऑफ इट्स पीपल। इन सारे देशों के बारे में नहीं, हम लोग रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के विषय में पढ़ेंगे कि वहाँ का क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है, लोगों की रहन सहन क्या है, मतलब किस प्रकार के वहाँ लोग रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लोकेशन एंड लैंड पढ़ेंगे। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो इज़ लोकेटेड डीप इन द इंटीरियर ऑफ द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। यह जो देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, यह अफ्रीका महादेश के मतलब आंतरिक क्षेत्र में, यह बहुत अंदर में है। अफ्रीका महादेश के बहुत अंदर में है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका आफ्टर अल्जीरिया। यह अफ्रीका के दूसरा सबसे बड़ा देश है, पहला है अल्जीरिया। The equator passes through the country and hence 1/3 of it is in the northern hemisphere and 2/3 lies in the southern hemisphere। मतलब ये इक्वेटर के जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जैसे नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध का 1/3 भाग है और दक्षिणी गोलार्ध में 2/3 भाग पड़ता है। इसका जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो का 1/3 भाग उत्तरी गोलार्ध में और 2/3 भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। इट इज़ सराउंडेड बाई 9 कंट्रीज़। यहाँ पे मतलब इसके आसपास में 9 देश है। द नेम ऑफ दिस कंट्रीज आर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान इन द नॉर्थ, युगांडा, रवांडा, तंजानिया एंड बुरुंडी इन द ईस्ट। मतलब ईस्ट में ये सारे देश हैं। कोंगो इन द वेस्ट, और वेस्ट में कोंगो है एंड जाम्बिया एंड अंगोला इज़ द साउथ। जाम्बिया और अंगोला इसके साउथ में है और कोंगो कहाँ है? वेस्ट में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो इज़ द रिवर कोंगो विच इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। मतलब एक सबसे बड़ी विशेषता कोंगो का है कि यहाँ कोंगो नदी है
जो अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़ी नदी है। द कोंगो रिवर इज ऑल्सो नोन एज द जेड रिवर। कोंगो रिवर को जेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। द रिवर कोंगो इज कॉल्ड द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। मतलब कोंगो रिवर को सेंट्रल अफ्रीका का हाईवे भी कहा जाता है। द अल्बर्ट, किवी, एडवर्ड एंड Tanganyika and the major lakes of this country. This lake lies along the eastern boundary of the country. Climate and vegetation. Next पढ़ेंगे हम लोग climate and vegetation. The Democratic Republic of Congo has a tropical climate. It remains throughout the year here. यहाँ पे इसका climate मतलब इसकी जो जलवायु होता है गर्म होता है, मतलब पूरे साल यहाँ गर्म होता है, पूरे साल हमेशा बारिश होते रहती है, पूरे साल यहाँ बारिश होती है। द टेम्परेचर इज़ हाई, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। मॉर्निंग आर जनरली प्लेजेंट विथ ब्राइट सनशाइन। सुबह में थोड़ा ठंडा रहती हैं और लेकिन सूरज बहुत चमकीला होता है। ह्यूमिडिटी इज़ हाई, यहाँ जो ह्यूमिडिटी होता है, नमी होता है, ज़्यादा होता है। विच मेक इट कम्फर्टेबल इट अनकम्फर्टेबल एट टाइम्स। इन नून द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। दोपहर में क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड द हीट इज़ अनबेरेबल। ग्रेजुअली क्लाउड build up resulting in heavy rain in the afternoon. Evening and nights are cool and comfortable. रात क्या होता है कि मतलब दोपहर के बाद बारिश होना शुरू हो जाता है और बहुत बारिश होती है। फिर शाम को, जिसके कारण मतलब आफ्टरनून में बारिश होती है और हर दिन बारिश होती है, जिसके कारण शाम को और रात में ठंडा हो जाता है और मतलब उतना गर्मी नहीं लगता है। इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन ट्रीज, मतलब हॉट और ह्यूमिड रीजन होने के कारण गर्म और जो नमी होता है, रोज़ बारिश हो जाता है और बारिश होने के बाद फिर धूप निकल जाता है, जिसके कारण यहाँ का जो वेजिटेशन होता है, पेड़ होते हैं और अदर प्लांट बहुत जल्दी जल्दी उगते हैं। फॉरेस्ट इन दिस रीजन कंटेन अ लार्ज वेराइटी ऑफ ट्रीज। यहाँ के जो जंगलों में बहुत तरह के पेड़ पाए जाते हैं। द रीजन रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। इस क्षेत्र में मतलब पूरे साल बारिश होता है। सो देयर इज लग्जरियंट ग्रोथ ऑफ ट्री एंड देयर ग्रोइंग फ्रूट बियरिंग द शेडिंग ऑफ लीव्स पीरियड डिफर। द इंश्योर दैट ऑल ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम। दस द नेम एवरग्रीन इज गिवन टू दिस काइंड ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ के जो जंगल होता है, जंगल के पेड़ के सारे पत्ते एक साथ नहीं झड़ते हैं, मतलब कुछ पेड़ के पत्ते झड़ते हैं, कुछ नहीं, मतलब एक साथ नहीं झड़ते हैं, जिसके कारण वो हमेशा हरा भरा यहाँ का जंगल होता है। इसलिए यहाँ के जो जंगल को एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। एक typical feature of this region is that the forests are found in several layers. The trees found in the lowest layer are part of the forest floor. The second layer is formed by smaller trees and shrub and hence is known as the shrub layer. The third layer comprises the fern, creeper, orchid and grass and is known as the understories. These forests has creepers and vines which climb the tall tree to reach the sunlight that cannot penetrate the forest due to the last layer the thick canopy above them all. यहाँ के जो पेड़ पौधे ये होते हैं 3 लेयर में होते हैं। बड़े बड़े पेड़ जो ऊंचे होते हैं और सबसे नीचे में मतलब झाड़ उग जाते हैं और बीच में जो मिडिल मतलब मध्यम आकार के पेड़ होते हैं और जो क्रीपर होते हैं वो पेड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं, जिसके कारण मतलब पेड़ इतना मतलब घना हो जाता है कि नीचे पेड़ के जड़ तक धूप भी नहीं पहुंचता है और हमेशा
उस जंगल में अंधेरा जैसा छाया रहता है। वाइल्ड लाइफ, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग वाइल्ड लाइफ। मोस्ट ऑफ द एनिमल फाउंड इन द रीजन आर ट्रीज dweller like monkey, gorilla, chimpanzee and baboons. Other animals found in the forest region are lion, giraffe, zebra, hippopotamus, rhinoceros, elephant, buffalo, leopard, hyenas and antelopes. Bird like hummingbird, parrot, pelis, flamingos, cuckoos, sunbird, herons and plovers make this region कलरफुल। मतलब विभिन्न प्रकार के जानवर, विभिन्न प्रकार के पक्षियाँ आदि पाए जाते हैं और इस जंगल के शोभा को बढ़ाते हैं। जंगल में विभिन्न रंगीन पक्षियाँ भी पाई जाती हैं। द रिवर बीम विथ अ वेराइटी ऑफ फिशेस, डॉल्फिन एंड टर्टल एंड द swampy area with alligators and crocodile. Poisonous snake, deadly insect and flies are also found here. इस जंगल में मतलब यहाँ के जो फॉरेस्ट होता है यहाँ पे बहुत जहरीले सांप भी पाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं। पीकॉक एंड ओकेपीज आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन द फॉरेस्ट ऑफ कॉन्गो। ओकापी हॉर्स लाइक एनिमल इज फाउंड हियर। मतलब ओकापी एक घोड़े के समान जानवर होता है जो यहाँ पाया जाता है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज कॉल्ड द नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए विभिन्न तरह के जो जानवर पाए जाते हैं, पक्षियाँ होता है, इसके कारण डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। मतलब विश्व के प्राकृतिक चिड़ियाघर। इकोनॉमिक रिसोर्सेस, द मेन occupation of the people is farming and mining. Farmer practice shifting agriculture. यहाँ का मेन जो ऑक्यूपेशन, मेन व्यवसाय होता है लोगों का, वो फार्मिंग होता है। मतलब खेती करना और माइनिंग करना होता है। फार्मर क्या करता है कि यहाँ का शिफ्टिंग कृषि करता है। शिफ्टिंग खेती का मतलब होता है कि हमेशा वहाँ जंगल झाड़ उगा रहता है, तो वो खेती लायक ज़मीन के लिए पेड़ को काट देते हैं और वहाँ खेती करते हैं। फिर वहाँ का जब मिट्टी उपजाऊपन मतलब उसका उर्वरक खराब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके पोषक तत्व, तो फिर दूसरे जगह से जंगल को काट करके साफ़ करके फिर वहाँ खेती करते हैं। और पहले वाले जो खेती वाले जगह होते हैं वहाँ पे फिर से जंगल झाड़ उग जाता है। इन शिफ्टिंग का एग्रीकल्चर सम फॉरेस्ट लैंड इज क्लियर्ड एंड क्रॉप आर ग्रोन फॉर 2-3 ईयर। मतलब 2-3 साल के लिए वहाँ जंगल को साफ कर करके और 2-3 साल के लिए वहाँ पे क्रॉप फसल लगाए जाते हैं। क्रॉप ग्रोन आर कसावा, मेज एंड राइस। कसावा इज द स्टेपल फूड। तो यहाँ कौन कौन से फसल लगाए जाते हैं? कसावा होता है, मेज और राइस। तो कसावा वहाँ का मुख्य भोजन होता है। ये देखिए कसावा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का ये स्टेपल फूड है कसावा। इससे इन लोग आटा बनाते हैं, आटे से रोटी वगैरह बनाते हैं। द कसावा प्लांट हैज़ लॉन्ग और फ्लेशी रूट और ट्यूबर्स अंडर द ग्राउंड। द ट्यूबर्स आर टेकन आउट फ्रॉम द ग्राउंड एंड soaked in water for many days. Then the skin is peeled off. The tubers are dried and flour is made from them. मतलब ये जड़ होता है और उसको निकाला जाता है। उसको कई दिन तक पानी में डाला जाता है, फिर ऊपर वाला छिलका उतर जाता है, फिर उसको धूप में सुखाया जाता है और फिर उससे आटा बनाया जाता है। और फिर कैश क्रॉप सच एज द पाम ऑयल, कोकोआ, कॉफ़ी एंड रबर आर ग्रोन फॉर एक्सपर्ट। मतलब वहाँ पे कैश क्रॉप भी पाया जाता है, जैसे टी, कॉफ़ी आदि होता है। फिर इंडस्ट्री, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज रिच इन मिनरल्स लाइक गोल्ड, डायमंड, मैग्नीज, कॉपर,
cobalt, uranium and coal. It is the largest producer of cobalt and industrial demand in the world. Industries are not developed here. Here so much of the minerals are exported. मतलब यहाँ इंडस्ट्री नहीं है लेकिन मिनरल्स आदि पाए जाते हैं, इसलिए उस मिनरल्स को लोग दूसरे जगह भेज देते हैं क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगा हुआ है. ए नंबर ऑफ डैम्स हैव बीन बिल्ट हियर. दे प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. मतलब वहाँ पे नदी में डैम भी बना हुआ है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. लाइफ ऑफ द पीपल. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो इज thinly populated country. Most people live in scattered village. ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं. Some people have migrated to town to work in mines and factories. मतलब बहुत कम लोग गांव में बचे हुए हैं. ज़्यादातर लोग गांव शहर में चले गए हैं और वहाँ पे माइंस और फैक्ट्री में काम करते हैं. These people have adopted western lifestyle. Most of the Congolese and Bantu people speak language belonging to the large Bantu language group. मतलब यहाँ के जो जनजाति होते हैं, यहाँ के मुख्य जो लोग होते हैं वो बंटू जाति के होते हैं और उनका भाषा भी बंटू होता है. Bantu people are tall and have curly hair. Bantu people tall होते हैं, लंबे होते हैं और उनके बाल घुंघराले होते हैं. They follow traditional lifestyle and enjoy music and dance. वो ट्रेडिशनल वहाँ का पारंपरिक लाइफस्टाइल व्यतीत करते हैं और म्यूजिक और डांस के शौकीन होते हैं. ऑन ए स्पेशल ओकेजन दे वियर कलरफुल ड्रेस. और जब विशेष ओकेज़न होता है तो वे कलरफुल ड्रेस पहनते हैं. पिग्मीज ऑल्सो नोन एज बम्ब्यूटी आर अ प्रिमिटिव ट्राइब हु लिव इन डेंस फॉरेस्ट. तो मतलब डेंस जो वहाँ के घने जो जंगल में होते हैं, एक पिग्मीज जनजाति के लोग भी वहाँ पाए जाते हैं. दे आर शॉर्ट एंड इन हाइट. उनका जो मतलब जो ऊंचाई होता है वे छोटे होते हैं. देयर एवरेज हाइट इज लेस देन 1.5 मीटर. एक मतलब 1.5 मीटर के आसपास या 5 फीट के आसपास वे लोग होते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं. दे गैदर फूड बाय हंटिंग. मतलब ज़्यादातर वे लोग शिकार पर निर्भर करते हैं, शिकार करते हैं और खाते हैं. दे हैव अ प्रिमिटिव लाइफ स्टाइल. दे मेक हट्स out of branch and leaves of trees. As the weather is hot and humid, the people do not wear many clothes. The people enjoy singing and dancing. मतलब वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण लोग ज़्यादातर कपड़े नहीं पहनते हैं और गाना और डांस करके वे लोग एंजॉय करते हैं. फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट. द कंट्री हैज़ अ पुअर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. यहाँ के ये जो देश है यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत कम है. मतलब ज़्यादा ट्रांसपोर्टिंग नहीं होता है, यातायात का ज़्यादा साधन नहीं होता है. द डेंस फॉरेस्ट कवरिंग मोस्ट ऑफ द कंट्री मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर रोड एंड रेलवे लाइन्स टू बी बिल्ड. इसलिए कि वहाँ पे बहुत घने जंगल होते हैं जो रोड और रेलवे लाइन को बनाने में डिस्टर्ब करता है, नहीं बन सकता है, बनाने में दिक्कत होता है. इसलिए वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की कमी है. क्योंकि आने जाने का रास्ता नहीं हो पाता है. वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वहाँ का जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है. द कोंगो रिवर इज़ द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. कोंगो रिवर मुख्य यातायात का साधन है. मतलब उसी रिवर के द्वारा उसी रिवर में लोग आते जाते हैं. इसके बाद मातादी इज़ द मेन सी पोर्ट एंड किंशासा द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिवर पोर्ट. यहाँ मातादी मेन सी पोर्ट है
और किंशासा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का कैपिटल है। और यहाँ किंशासा में ही ये सी पोर्ट है। ठीक है। इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ द रीजन, मतलब इस रीजन का महत्वपूर्ण सिटी कौन कौन सा है ये हम लोग जानते हैं। इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अबाउट 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन dwells इन टाउन एंड सिटीज़, मतलब यहाँ के 30% लोग टाउन और सिटी में चले गए हैं। द कैपिटल सिटी किंशासा इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मतलब जो यहाँ का जो कैपिटल सिटी जो राजधानी है किंशासा, यहाँ ये सबसे बड़ा शहर है। इट इज़ ऑल्सो द मेजर पोर्ट, और यहाँ पे बड़ा सा पोर्ट भी है। पोर्ट मीन्स बंदरगाह होता है जहाँ पे शिप आता है जाता है। सम अदर मेजर सिटीज़ ऑफ कॉन्गो आर कनागा, लिकासी, किक्विट एंड किसानगानी। इसके बाद लुबुम्बाशी इज़ द मेन मिनरल्स रिच सिटी ऑफ कॉन्गो। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ वन ऑन द ट्रैक ऑफ डेवलपमेंट। द infrastructure of the country is improving with the help of the money earned from export constantly rising the standard of living of the people of Congo, मतलब वहाँ विकास हो रहा है। लोग और लोगों के जो वहाँ शहर में चले गए हैं उनका स्टैंडर्ड जीवन व्यतीत हो रहा है। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग।